एक जोड़ी ओवरी पाई जाती है, उदर गुहा में उपस्थित रहती है। इसी से जुड़ा हुआ अंडवाहिनी जो आगे जाके गर्भाशय में खुलता है। गर्भाशय की 3 दीवार होती है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। और ये गर्भाशय जो है आगे एक संकुचित नलिका से या बाहर की ओर खुलती है, जहां से ये मुख है, इस मुख को हम लोग बोलते हैं ग्रीवा, या इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं सर्विक्स। और ये सर्विक्स से होता हुआ आगे एक लंबी एक नलिका द्वारा बाहर की ओर, शरीर से बाहर की ओर खुलती है, जिसको हम लोग बोलते हैं योनि या वेजाइना। हेलो एवरीवन। तो थंबनेल से आपने देख लिया होगा कि आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। और लास्ट में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा, और आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस था। हिंदी माध्यम में ये जो सीरीज हम चला रहे हैं 10वीं कक्षा के लिए, और साथ साथ में वो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जहाँ से एनसीईआरटी आधारित क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट सीरीज चल रही है, जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी भी मिलती रहेगी और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको फायदा भी होता रहेगा। उसी सीरीज में आज हम रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और साथ में इसके बाद होने वाली विभिन्न घटनाओं, जैसे कि निषेचन हो गया, निषेचन के बाद जो भ्रूण का विकास है, वो सारी प्रक्रियाओं के बारे में अध्ययन करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखी है तो आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और पादपों में लैंगिक जनन की सारी प्रक्रियाओं का वर्णन हमने 2 से 3 वीडियो में किया हुआ है कंप्लीट। तो आप पहले उसको भी देख सकते हैं, फिर आपको ज्यादा बेटर और समझ में आएगा आपको। जो कि हिंदी का सीरीज है और हिंदी में सारे वर्ड्स जो हैं वो लगभग लगभग सिमिलर आपको मिलेंगे, चाहे वो पादपों में हो, चाहे वो मनुष्य में हो या जंतुओं में हो। तो फायदा आपको जरूर मिलने वाला है। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, ताकि आपको आगे आने वाले जितने भी नोटिफिकेशंस हैं वो आपको प्राप्त होते चले जाएंगे। चलिए ज्यादा बात ना करते हुए पढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की ओर, जिसका नाम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंग्लिश में, और इसको हिंदी में आपको पता ही है मादा जनन तंत्र। तो मादा जनन तंत्र के बारे में अगर देखेंगे तो चित्र के साथ साथ में हम लोग उसको नामांकित भी करते चले जाएंगे। तो मुख्य जो भाग है जनन की प्रक्रिया में भाग लेने वाला मादा के शरीर में, जिसका नाम है अंडाशय। अंडाशय तो पहला, जिसको इंग्लिश में ओवरी कहा जाता है, अंडाशय अर्थात ओवरी, जो कि मादाओं में उदर गुहा में उपस्थित रहता है, और यह एक जोड़ी पाई जाती है। ठीक, अब ये अंडाशय से जुड़ा हुआ एक छोटी सी नलिका आप दिखाई दे रही होगी दोनों तरफ, है ना। इस नलिका को हम क्या कहते हैं, नाम भी लिखते चले जाते हैं साथ साथ में। तो पहला भाग हो जाएगा जिसका नाम है अंडाशय। दूसरा, इसको हम लोग बोलते हैं ओविडक्ट, इंग्लिश में कहा जाता है, और हिंदी में इसको बोलते हैं अंडवाहिनी। ठीक है, अंडवाहिनी कहा जाता है। ये अंडवाहिनी आगे धीरे धीरे एक पतली नलिका में खुलता चला जाता है, और ये नलिका आगे एक बड़े से संरचना में आपको खुला दिखाई देगा। इस बड़े से बैग लाइक संरचना, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं कि उल्टे नाशपाती के आकार की संरचना होती है, जिसका नाम है गर्भाशय। ये पूरा का पूरा संरचना, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, गर्भाशय। इंग्लिश में आपको पता ही होगा कि इसको यूट्रस कहा जाता है। अब इस गर्भाशय की संरचना अगर आप देखोगे तो यह एक बड़ी भित्ति से मिलकर बना हुआ है, बहुत सारी भित्तियों से मिलकर बना हुआ है। तो इसकी जो आंतरिक भित्ति है, ये वाली भित्ति, जो कि काफी ग्रंथि युक्त होती है ना, ग्रंथि युक्त होगी, ये मोटी भित्ति होती है सबसे आंतरिक वाली, जो कि परमानेंट नहीं है, स्थायी नहीं है। ये कभी बनेगी, कभी टूटेगी, कभी बनेगी और फिर टूटेगी, इस तरीके से प्रक्रिया चलती रहती है। चर्चा करेंगे इसके बारे में। पहले हम इनके तीनों भित्तियों के नाम लिख लेते हैं। सबसे आंतरिक परत जो होती है, इसकी आंतरिक परत को हम लोग बोलते हैं एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम। और इसके मध्य वाले भाग को, इस वाले भाग को हम लोग बोलते हैं मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम। और इसके सबसे बाहर वाले भाग को
इसको हम लोग बोलते हैं पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम। तो जो गर्भाशय है वो तीन परतों से मिलकर बना हुआ है। सबसे अंदर एंडोमेट्रियम और बीच में आपको क्या मिलेगा, मायोमेट्रियम जो मध्य परत है, और सबसे बाहर जो कि पेरीमेट्रियम है। अब इनकी खास बात है, एंडोमेट्रियम की तो हमने बता दी सबसे आंतरिक परत होती है और ग्रंथिल संरचना है, ग्रंथियों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। रक्त कोशिकाएं जो है बहुत ज्यादा होती हैं इसमें, क्यों? क्योंकि भ्रूण का विकास इसी परत में ही होता है, आप समझ सकते हैं इससे। और इसके अंदर वाला भाग जिसको हम लोग मायोमेट्रियम बोलते हैं, ये मायोमेट्रियम जो लेयर है ये रेखित सॉरी अरेखित अरेखित पेशीय ऊतक से मिलकर बनी होती है। अरेखित पेशीय ऊतक से मिलकर बनी होती है, जो कि जो क्या करती है, संकुचित होती है और शिथिल होती है ना, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है ना। अब ये इसकी भूमिका बहुत ज्यादा बन जाती है जब प्रसव के दौरान इन्हीं अरेखित पेशियों की वजह से ही जो विकसित भ्रूण है वो बाहर की ओर निकल आता है। ठीक है। और पेरीमेट्रियम तो आपको एपिथेलियल कोशिकाओं का मिलकर बना होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले वाले भाग जिसकी हमने बात की, ओवरी, एक जोड़ी ओवरी पाई जाती है, उदर गुहा में उपस्थित रहती है। इसी से जुड़ा हुआ अंडवाहिनी जो आगे जाके गर्भाशय में खुलता है। गर्भाशय की तीन दीवार होती है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। और ये गर्भाशय जो है आगे एक संकुचित नलिका से या बाहर की ओर खुलती है, जहां से ये मुख है, इस मुख को हम लोग बोलते हैं ग्रीवा, या इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं सर्विक्स। और ये सर्विक्स से होता हुआ आगे एक लंबी एक नलिका द्वारा बाहर की ओर, शरीर से बाहर की ओर खुलती है, जिसको हम लोग बोलते हैं योनि या वेजाइना। तो ये मादा के जनन तंत्र के बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि कौन कौन से भाग इसमें हैं। इनको हम दोबारा से इसको एनालिस्ट कर लेते हैं। तो पहला अंडाशय, दूसरा अंडवाहिनी, तीसरा भाग गर्भाशय, और फिर आगे ये ग्रीवा में खुलता है। ग्रीवा के बाद आगे वाली संरचना जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, योनि। तो ये इनके मुख्य भाग हो गए। अब अंडाशय के बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि अंडाशय क्या है, ये क्या कार्य है इसका। तो हमने जैसे कहा कि ये एक प्रमुख जनन अंग है मादा के शरीर का, प्रमुख जनन अंग। और प्रमुख जनन अंग के बारे में हमने पढ़ा है कि प्रमुख जनन अंग के मुख्यतः दो कार्य रहते हैं। एक कि वो युग्मक का निर्माण करे, और दूसरा दूसरा हार्मोन का निर्माण करे। तो एक तो पहला कार्य इसका हो जाएगा, कौन सा कार्य? पहला कार्य हो जाएगा युग्मक निर्माण। युग्मक निर्माण अर्थात अंड कोशिका का निर्माण, अंड कोशिका, या इसको हम लोग बोल सकते हैं अंडाणु, अंडाणु का निर्माण करना। ये तो मुख्य कार्य हो ही गया। साथ साथ में ये हार्मोन का निर्माण भी करता है, हार्मोन का निर्माण का कार्य करता है। हार्मोन का निर्माण, कौन कौन सा हार्मोन? आपको पता है जिस प्रकार से नर में मेल हार्मोन प्रोड्यूस होता है, वैसे ही फीमेल में फीमेल हार्मोन प्रोड्यूस होता है, जिसका मुख्य काम है शरीर में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन लेके आना, जिसको हम लोग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स या द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहते हैं। ठीक है, मादा के शरीर में वो परिवर्तन। ठीक है, तो हार्मोन, कौन सा हार्मोन आ जाएगा? उसको मादा हार्मोन बोल सकते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन। और दूसरा एक और इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो गर्भ धारण के लिए आवश्यक होता है, अर्थात प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोल सकते हैं उसको, जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। तो ये दो मुख्य भूमिका है, दो मुख्य हार्मोन है जो अंडाशय से अंडाशय की कोशिकाएं जो है वो बनाती हैं, रिलीज करती हैं। ठीक, यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब अगर हम थोड़ा सा नर जनन तंत्र की ओर बढ़ते हैं, तो नर जनन तंत्र में जो युग्मक निर्माण की प्रक्रिया है वो जब यौवन आरंभ प्रारंभ होता है, अर्थात 11-12 साल के बाद, 13 साल के बाद, फिर युग्मक निर्माण की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ होती है। लेकिन अगर हम मादाओं की बात करें, तो मादाओं में जब मादा गर्भ में विकसित हो रही होती है, उस टाइम पर ही अंडाशय बहुत सारे युग्मक का निर्माण
करता चला जाता है, और ये तब तक करता है जब तक जन्म की अवस्था नहीं आती। तो जब मादा जन्म लेती है, जन्म लेने के बाद जन्म लेने तक उसके शरीर में बहुत सारे, अर्थात अंडाशय में बहुत सारे अंडाणु पहले से ही बने होते हैं, लेकिन ये जो अंडाणु हैं वो परिपक्व नहीं होते। तो अब क्या होगा, जब शरीर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण आएंगे, अर्थात जब मादा 11-12 साल की होगी, यौवन आरंभ स्टार्ट होगा, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे अब अंडाशय, हर एक अंडाशय, ठीक मान लीजिए कि ये वाला अंडाशय है, तो ये क्या करेगा, अब एक महीने में एक अंडा जो है वो रिलीज करेगा। रिलीज करने का मतलब है कि अंडाशय क्या करेगा, जो अंडाणु अपरिपक्व अवस्था में है वो परिपक्व होगा, है ना। और परिपक्व होने के बाद क्या होगा, ये अंडाशय क्या करेगा, मान लीजिए ये परिपक्व होता चला जाएगा इस तरीके से, और परिपक्व होने के बाद ये कहां पे, अंडवाहिनी में आ जाएगा। हमने क्या कहा कि जो मादा है, मादा के अंडाशय में जन्म के समय ही बहुत सारे अंडाणु पहले से ही बने होते हैं और ये अपरिपक्व अवस्था में रहते हैं। जैसे ही मादा यौवन आरंभ काल में प्रवेश करती है, अर्थात 11-12 साल की अवस्था में प्रवेश करती है, उस समय हर एक अंडाशय क्या करता है, एक अंडे को परिपक्व करता है ना, परिपक्व करेगा, और परिपक्व करने के बाद इसको अंडवाहिनी में रिलीज कर देगा। इस प्रक्रिया को ओव्यूलेशन, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग, इसको अंडोत्सर्ग कहा जाता है। तो अंडाशय जो है हर महीने एक अंडाणु वो रिलीज करती है, और कहां पे पहुंच जाती है, अंडवाहिनी में पहुंच जाती है। इस प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन कहते हैं। ये सारा हार्मोनल कंट्रोल पे चलता है ना। मादा का शरीर में जो भी परिवर्तन आते हैं, वो सारे परिवर्तन तो आपको पता है कि हार्मोन नियंत्रण करते हैं। तो इनके अलावा, इन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के अलावा भी शरीर में और भी बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो इस पूरी प्रक्रिया का नियंत्रण करने का कार्य करते हैं। तो इस अवस्था में हम लोग सिर्फ ये पढ़ेंगे, इन दोनों हार्मोन के बारे में ही चर्चा करेंगे, खासकर ज्यादा नहीं जाएंगे, वो थोड़ा सा एडवांस लेवल तक का हो जाएगा। तो इतना ही पहले हम समझते हैं। तो अंडोत्सर्ग होने के बाद जो अंडा है या एग सेल है या मादा युग्मक है, वो पहुंच जाती है कहां पे, अंडवाहिनी में। ठीक, अंडवाहिनी में। अब अंडवाहिनी में ये रेस्ट करती है, या फिर हम कह सकते हैं कि 24 घंटों तक ये इंतजार करेगी। किसका इंतजार करेगी, कि शुक्राणु योनि मार्ग से आएगा अंडवाहिनी तक, और शुक्राणु आएगा, और शुक्राणु आने के बाद शुक्राणु और अंडाणु का संलयन हो जाएगा, और निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी, और आगे की प्रक्रिया चलेगी। तो ये सिर्फ 24 घंटे की तक के लिए है ना, 24 घंटे या उससे कम समय में। उसके बाद अब यहां से दो घटनाएं सामने आती हैं कि अगर निषेचन हो जाता है और यदि निषेचन नहीं होता। तो हम पहले बात करते हैं कि निषेचन नहीं होता अगर, ठीक है। तो अगर निषेचन नहीं होता, मानते हैं कि अंडोत्सर्गी की प्रोसेस हो गई और अंडा जो है अंडवाहिनी में पहुंच गया, अंडाणु। अब यहां से योनि मार्ग द्वारा अगर क्या ना आए, अगर शुक्राणु ना आए और यहां तक ना पहुंचे, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे ये अंडाणु धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे टूटना स्टार्ट हो जाएगा, टूटना प्रारंभ हो जाएगा। और ये जो गर्भाशय की जो आंतरिक दीवार है, हमने कहा था कि आंतरिक दीवार जो है वो बनती है और फिर टूट जाती है, बनती है और फिर टूट जाती है। अब जब इसको पता चलेगा कि अंडाणु जो है वो शुक्राणु के साथ संलयित नहीं हुआ, यानी कि कॉन्सेप्शन की प्रोसेस नहीं हुई, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे अब ये दीवार धीरे धीरे, एंडोमेट्रियम की जो लेयर है वो धीरे धीरे टूटकर नीचे की ओर गिरती चली जाएगी। ठीक, हमने क्या कहा कि जैसे ही अंडाणु रिलीज हुआ, अगर इसको 24 घंटे में, है ना, शुक्राणु की प्राप्ति नहीं हुई, उस टाइम पे ये अंडाणु धीरे धीरे टूटेगा, और साथ साथ में गर्भाशय की आंतरिक दीवार, जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, ये भी धीरे धीरे टूटकर रक्त के रूप में और श्लेष्मा के रूप में वेजाइना से, योनि से बाहर निकलता चला जाता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं रजोधर्म। इसी प्रक्रिया को क्या बोला जाएगा, रजोधर्म। ठीक है, रजोधर्म, या इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन।
ठीक है, या इसी को हम लोग माहवारी भी कहते हैं, या इसको नॉर्मल भाषा में पीरियड भी कहा जाता है, या एमसी भी कहा जाता है। कुछ इस तरीके के नॉर्मल लैंग्वेज में टर्मिनोलॉजीज है। तो विज्ञान में इसे रजोधर्म या मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, या फिर इसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं ऋतुस्राव। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीजें कि हमने कहा कि अंडोत्सर्ग के बाद यदि निषेचन की प्रक्रिया नहीं हुई तो ये अंडाणु और साथ में एंडोमेट्रियम की जो परिपक्व दीवार है वो धीरे धीरे टूटती है और टूटकर योनि मार्ग से रक्त के रूप में और श्लेष्मा के रूप में बाहर निकल जाती है। इसी रक्त के प्रवाह को हम लोग बोलते हैं रजोधर्म या ऋतुस्राव। ठीक है, या इसको माहवारी भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल, पीरियड, इनके नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलेंगे। तो ये कब होगा? जब शुक्राणु की प्राप्ति नहीं होगी और निषेचन नहीं होगा तब। ठीक है, मैं अब इसमें से कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो हमको ध्यान में रखनी है। तो पहला, जैसे मान लीजिए फर्स्ट पीरियड को अगर हम बोलते हैं, फर्स्ट पीरियड या पहला मासिक धर्म होगा, या पहला जो ऋतुस्राव होगा, पहला जो रजोधर्म होगा, उसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट पीरियड को। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कुछ आइडिया आप लोगों को? आपको शायद पता होगा, है ना? इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में मीनार्च। ठीक है, क्या बोलेंगे? मीनार्च बोलेंगे। और जो लास्ट वाला आएगा, लास्ट वाले को हम लोग बोलते हैं लास्ट पीरियड, इसको बोलते हैं मेनोपॉज, या इसको हम लोग बोलते हैं रजोनिवृत्ति। रजोनिवृत्ति हिंदी में इसको कहा जाता है। और इसको बोलते हैं इसका नाम भूल रहा हूं हिंदी में, तो इसको याद आएगा तो मैं बताता हूं आपको। तो पहले को हम लोग क्या बोलते हैं? मीनार्च। और ये लगभग कितने में? 11 से 14 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाता है, या पहला आता है जिसको। मेनोपॉज यानी कि रजोनिवृत्ति कहां पे? 45 से 50 वर्ष की आयु में होता है। ठीक है, मीनार्च को हम लोग रजो दर्शन कहते हैं, रजो दर्शन पहले वाले। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। हमने कहा कि निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी तो अंडाणु और साथ साथ में एंडोमेट्रियम के जो दीवार है वो धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से बाहर की ओर रक्त और श्लेष्म के रूप में बाहर निकलती चली जाएगी। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रजोधर्म या ऋतुस्राव कहते हैं। पहले ऋतुस्राव को, महिलाओं में पहले ऋतुस्राव को मीनार्च या फिर क्या बोलते हैं? रजोदर्शन, जो कि 11 से 14 वर्ष के मध्य में आता है, वैरी कर सकता है। जो लास्ट वाला होगा, उस लास्ट को हम लोग, या अंतिम वाले को क्या बोलेंगे? मेनोपॉज बोलेंगे, रजोनिवृत्ति, जो कि महिलाओं में 45 से 50 वर्ष की आयु में होता है। ये 55 तक भी जा सकता है, डिपेंड करता है विमेन टू विमेन। तो आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे कि मान लेते हैं कि निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है। जैसे ही अंडोत्सर्ग हुआ और अंडोत्सर्ग होने के बाद यहां से योनि मार्ग से शुक्राणु जो है वो गर्भाशय में प्रवेश करते हैं और ये पहुंच जाते हैं कहां पे? अंडवाहिनी में। ठीक, जब क्या होगा? निषेचन की प्रक्रिया, है ना, जब ये पहुंच जाएंगे और जो स्पर्म्स यानी कि शुक्राणु आके मिल जाएंगे इनके साथ, तो इस संलयन की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? इस संलयन की प्रक्रिया को बोला जाता है निषेचन। और निषेचन के पश्चात क्या बनेगा? अब अंडाणु, और यहां पे लिख लेते हैं हम लोग कि शुक्राणु और साथ में अंडाणु, ये दोनों मिल जाएंगे और मिलने के बाद जो संरचना बनेगी जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? युग्मनज, अर्थात क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। अब ये जाइगोट, इस प्रक्रिया को, बनने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। ठीक, दूसरे पार्ट की ओर बढ़ रहे हैं, जहां पे हमने कहा कि जैसी अंडोत्सर्ग हुआ और शुक्राणु आए, और शुक्राणु आने के बाद क्या हो गए? संलयित हो गए। इस संलयन की प्रक्रिया को हम लोग निषेचन बोलते हैं, और संलयन की प्रक्रिया द्वारा क्या बना? जाइगोट बन गया, युग्मनज बन गया। ठीक, ये युग्मनज, अब युग्मनज की खास बात क्या है कि ये एक कोशिकीय है, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर।
एक कोशिकीय स्ट्रक्चर है, एक कोशिकीय से मिलकर बना हुआ है, और साथ में इसमें एक कोशिकीय और एक ही केंद्रक होगा, आपको पता होगा, है ना, एक ही केंद्रक पाए जाएंगे। और इसको हम लोग और क्या इसको बोलते हैं, द्विगुणित संरचना है। युग्मनज एक द्विगुणित संरचना है, अर्थात डिप्लॉइड है। इसमें क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या जितनी हमारे में होती है, नॉर्मल मनुष्य में होगी, उतने ही गुणसूत्र होंगे, क्योंकि आपको पता है कि स्पर्म में कितने, शुक्राणु में 23 गुणसूत्र और साथ में अंडाणु में कितने, 23 गुणसूत्र होते हैं। अब दोनों क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, और कितने गुणसूत्र हो जाएंगे, 46 गुणसूत्र हो जाएंगे। ठीक, अब क्या होगा, हमने कहा कि ये बन गए और इन्होंने क्या बना लिया, निषेचन करके बना लिया, क्या, युग्मनज बना लिया। अब इस युग्मनज में क्या होगा, अब ये धीरे धीरे युग्मनज क्या होगा, धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेगा और साथ साथ में ये विभाजित भी होता चला जाएगा। अब एक कोशिकीय युग्मनज जो है वो पहले क्या बनाएगा, विभाजित होगा और दो कोशिकाओं वाला युग्मनज बना लेगा और आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। इस तरीके से विभाजित होगा और आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। और जैसे ही ये गर्भाशय तक पहुंच जाता है, लगभग इस युग्मनज में अब कितनी, 8 से 16 कोशिकाओं, 8 से 16 कोशिकाएं जो है वो बन जाती हैं। तो इस 8 से 16 कोशिकाओं वाली संरचना को अब हम कह देते हैं भ्रूण, है ना, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, भ्रूण बोल देंगे। अब तक इसको बोल रहे थे युग्मनज। तो युग्मनज धीरे धीरे क्या कर रहा है, आगे की ओर गर्भाशय की ओर बढ़ रहा है और साथ साथ में विभाजित भी होता चला जा रहा है। तो कितनी, 8 से, ये 8 से 16 कोशिकाओं वाला जो भ्रूण है, अब ये गर्भाशय तक पहुंच गया। अब देखिए जितना ये विभाजित होगा उतनी ही ऊर्जा की आवश्यकता भी पड़ेगी, है ना। तो ऊर्जा अब ये कहां से लेके आएगा, ऊर्जा जितने भी पोषक तत्व होंगे वो सारे समाप्ति की ओर होंगे। तो अब इसको क्या चाहिए, अब इसको सोर्स चाहिए, कोई साधन चाहिए ताकि ये क्या कर सके, पोषण प्राप्त कर सके। तो अब क्या होगा, अब ये जो 8 से 16 वाली कोशिकाओं का जो भ्रूण है, अब ये धीरे धीरे जो एंडोमेट्रियम की दीवार है, इस दीवार में क्या, इस दीवार में चिपकना स्टार्ट कर देगी। अर्थात ये जो भ्रूण है अब एंडोमेट्रियम की दीवार में क्या हो जाएगा, धंस जाएगा। इसी धंसने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं क्या, इम्प्लांटेशन। ठीक है, क्या बोलेंगे, इम्प्लांटेशन। इसको हम रफ कर दे रहे हैं, यहीं से चीजें प्रारंभ कर देंगे। अब देखिए कि हमने कहा कि पहले कौन सी प्रक्रिया हुई, निषेचन हुआ। निषेचन होने के बाद क्या हुआ, जाइगोट बना। जाइगोट अर्थात युग्मनज बन गया, युग्मनज डिप्लॉइड है। ठीक, अब युग्मनज क्या हुआ, धीरे धीरे क्या कर रहा है, कोशिका विभाजन हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, कोशिकीय विभाजन हो रहा है। और विभाजन होने के बाद यह 8 से 16 कोशिकाओं वाला क्या बन गया, भ्रूण बन गया। यह भ्रूण कितना, 8 से 16 कोशिकाओं वाला है ना, भ्रूण बन गया। अब ये भ्रूण क्या होगा, एंडोमेट्रियम की दीवार से चिपक जाएगा, आंतरिक भित्ति से, आंतरिक भित्ति में चिपकना, इस तरीके से लिख देते हैं, बाकी समझ जाएंगे आप लोग। आंतरिक भित्ति से क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। इस चिपकने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन। क्या बोलेंगे, इम्प्लांटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है ना। इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन, और या इसको अंतरारोपण कहा जाता है। अंतरारोपण, ठीक है। इम्प्लांटेशन आप याद रखिए तो ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। इम्प्लांटेशन है ना। अब ये जो भ्रूण है पहले कहां पे, एक कोशिकीय था, धीरे धीरे विभाजित हुआ, विभाजित होके 8 से 16 कोशिकाओं वाला भ्रूण बना। अभी धीरे धीरे किसके साथ, एंडोमेट्रियम की दीवार के साथ या आंतरिक भित्ति में चिपक जाएगा। इस चिपकने की प्रक्रिया को हम लोग अंतरारोपण या फिर इम्प्लांटेशन कहते हैं। जैसे ही मादाओं में ये इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया हुई, अब हम कहेंगे कि मादा प्रेग्नेंट है या प्रेगनेंसी हुई है। समझ में आ गया। तो अब हम बोलेंगे कि प्रेगनेंसी हो चुकी है। अब क्या होगा, अब अंतरारोपण होने के बाद अब क्या होगा, अब इसको पोषण भी तो चाहिए, सिर्फ रोपण होने से कुछ नहीं होगा। तो अब क्या होगा, तो अब जो भ्रूण की कोशिकाएं हैं वो उंगली जैसी संरचनाएं, सदृश संरचना बनाएंगी, है ना, किसके साथ, मादा की जो आंतरिक भित्ति है इसके साथ, है ना। इस तरीके से संरचना बनाती चली जाएगी। और ताकि ये संरचना बना क्यों रहे,
ताकि क्या हो, ताकि भ्रूण पोषण प्राप्त कर सके मादा के शरीर से, है ना। तो अब क्या अंतरारोपण होने के बाद क्या होगा, ये मात्र कोशिका और भ्रूण कोशिका, मात्र कोशिका प्लस भ्रूण की कोशिकाएं, भ्रूण कोशिका, मात्र कोशिका और भ्रूण की कोशिकाएं मिलकर के एक तश्तरी नुमा संरचना बनाती हैं, एक तश्तरी नुमा संरचना बनाएंगी, तश्तरी नुमा संरचना बनाती हैं। इस तश्तरी नुमा संरचना को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। क्या बोलेंगे, प्लेसेंटा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, प्लेसेंटा। अब इस प्लेसेंटा का कार्य क्या है, इस प्लेसेंटा का कार्य क्या होगा, सॉरी, तो अब ये जो प्लेसेंटा है इसको हम हिंदी में बोलते हैं अपरा, तो अपरा का निर्माण हो जाएगा, अर्थात प्लेसेंटा का निर्माण हो जाएगा। अब यही एक प्लेसेंटा है जिसका जिसका कार्य क्या है, प्लेसेंटा भ्रूण और मादा के बीच में पोषक तत्वों का आदान प्रदान करने वाला है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट संरचना है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का कार्य है ये ऑक्सीजन, भ्रूण को क्या प्रोवाइड करेगा, ऑक्सीजन तथा भोजन, ऑक्सीजन तथा भोजन पहुंचाने का कार्य करेगा, एक तो पहला कार्य हो जाएगा। दूसरा, अब ये भ्रूण जो विकसित हो रहा होगा, ये भ्रूण क्या करेगा, जब अगर ये ऑक्सीजन ले रहा है, श्वसन की प्रक्रिया कर रहा है, भोजन यानी कि डाइजेशन की प्रक्रिया कर रहा है, तो उससे उत्सर्जी पदार्थ भी तो बनेंगे, वेस्ट प्रोडक्ट भी तो बनेगा। तो वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर में निकालना है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड एवं वर्ज्य पदार्थ यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना, का निष्कासन लिख देते हैं इसमें, का निष्कासन, ठीक है, का निष्कासन। तो ये कार्य हो जाएगा। तो ये मुख्य कार्य हैं। तो प्लेसेंटा अर्थात अपरा का कार्य क्या है कि ये भ्रूण में ऑक्सीजन तथा भोजन को पहुंचाने का कार्य करेगा, और साथ साथ में ये वो माध्यम है जहां पे भ्रूण के अंदर जो वर्ज्य पदार्थ बने हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना है, उसको भी शरीर से बाहर निकालने का कार्य करेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट संरचना है प्लेसेंटा। अब इसी प्लेसेंटा के थ्रू, है ना, यहाँ पे ये प्लेसेंटा का निर्माण हो जाएगा और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये भ्रूण जो है वो आगे की ओर वृद्धि करेगा और ह्यूमन बेबी की तरह दिखाई देने लग जाएगा, है ना, इस तरीके से। ठीक, जब ये ह्यूमन बेबी की तरह दिखाई देने लग जाएगा, अब इस संरचना को हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोल देंगे फीटस। इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है, फीटस, ठीक है, क्या कहेंगे, फीटस कहेंगे। ठीक, अब वृद्धि होती चली जाएगी, पोषण पदार्थ मिलते चले जाएंगे, ठीक, मिलते चले जाएंगे। और एक बार थोड़ा सा हम रिवर्स पे चलें अगर, तो जब प्लेसेंटा का निर्माण हुआ तो प्लेसेंटा का कार्य आपको समझ में आ गया होगा, सारी चीजों का आदान प्रदान यहीं से होने वाला है। ठीक, तो भ्रूण जैसे जैसे वृद्धि होगा, शरीर उसका बढ़ता चला जाएगा, और इस प्लेसेंटा से इस तरीके से, अब प्लेसेंटा मान लेते हैं ये संरचना हो जाएगी, इसी प्लेसेंटा के थ्रू, है ना, एक नाभि से जुड़ा हुआ संरचना जो कि भ्रूण को जोड़े रखेगा, इस संरचना को हम लोग बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड या नाभि संरचना इसको बोल सकते हैं, नाभि से जुड़ा हुआ संरचना जिसको अम्बिलिकल कॉर्ड बोलेंगे, जो कि माता के शरीर को भ्रूण के शरीर के साथ जोड़े रखेगा, और सारी प्रक्रियाएं यहीं से होने वाली हैं। ठीक, यहीं से पोषण वोषण मिलेगा, और धीरे धीरे अब ये संरचना जो है वृद्धि होती चली जाएगी और ये मानव की जैसे दिखाई देने लग जाएगा। अब जैसे मानव की जैसे दिखाई देने लग जाएगा, मानव बच्चे की तरह दिखाई देने लग जाएगा, उसको बोल देंगे फीटस। और लगभग 1 महीने के बाद, है ना, 1 महीने के बाद, 1 महीने के पश्चात इसमें हृदय, सबसे पहले भ्रूण का हृदय बनेगा पहले वाले महीने में। ठीक है, फर्स्ट मंथ में हृदय का निर्माण हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड मंथ के अंत तक आपको इसके पैर यानी कि पाद एवं उंगलियां, है ना, पाद एवं उंगलियों का निर्माण भी हो जाएगा। ऐसे ही थर्ड मंथ में, या पहले कह सकते हैं कि पहले तिमाही में बॉडी की सारी इंपॉर्टेंट संरचनाएं वो बन जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है मादा के शरीर में विकास होता चला जाएगा, और विकास
होता चला जाएगा और लगभग 9 महीने के बाद, है ना, या फिर 280 दिन के उपरांत ये पूरी तरीके से विकसित हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, जो मध्य की जो लेयर है गर्भाशय की, इसमें संकुचन होगा जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है निर्देश पहुंचाएगी और इसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रसव बोलेंगे। क्या बोल देंगे, प्रसव। ठीक है, प्रसव हो जाएगा। इस तरीके से शरीर से बाहर निकल आएगा और इस तरीके से एक नए मनुष्य या नए मनुष्य ही बोलेंगे उसको, तो नए मनुष्य का निर्माण हो जाएगा इस तरीके से। तो ये पूरी संरचना जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और जो विकास की प्रक्रिया है, यानी भ्रूण का विकास किस तरीके से होगा, वो हमने समझ लिया इसको। ठीक है, एक बार क्विकली इसको रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या चीजें पढ़ी। हमने सबसे पहले मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने कहा कि मादा जनन तंत्र में एक जोड़ी अंडाशय पाई जाती है जो कि उदर गुहा में उपस्थित होती है और इसी से जुड़ी एक नलिका संरचना है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, अंडवाहिनी बोलेंगे। अंडवाहिनी आगे एक बड़े से संरचना में खुलता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गर्भाशय बोलेंगे। गर्भाशय 3 दीवार से मिलकर बना होता है या 3 लेयर से मिलकर बना होता है। आंतरिक को एंडोमेट्रियम, बीच वाले को मायोमेट्रियम और तीसरे सबसे बाहर वाले को पेरीमेट्रियम कहा जाता है। आंतरिक दीवार जो है बहुत ही फ्लैशी तरीके की होती है, मांसल संरचना होती है, इसमें ग्रंथिल संरचना होती है जो कि कभी टूटती है और कभी बनती है ना। आंतरिक दीवार जो है अरेखित पेशी ऊतक की बनी होती है ना, जो मुख्य रूप से जिनका काम संकुचन का होता है और शिथिलन का होता है जब प्रसव के दौरान, है ना, इस तरीके की घटनाएं जो है वो होती हैं। उसके बाद ये बैग लाइक संरचना जो है आगे एक मुख में खुलता है जिसका नाम क्या है, ग्रीवा या सर्विक्स के थ्रू बाहर शरीर में खुलता है, क्या, योनि मार्ग द्वारा बाहर खुलता है। तो ये मुख्य संरचना हो जाएगी। फिर हमने कहा कि मादा के शरीर में जो अंडाणु है या अंडे बनने की जो प्रक्रिया है वो भ्रूण अवस्था में ही प्रारंभ हो जाती है। तो जन्म के पश्चात पहले से ही मादा के शरीर में बहुत सारे अंडाणु पहले से ही होते हैं, लेकिन वो अपरिपक्व रूप में होते हैं। जैसे ही शरीर में द्वितीय लैंगिक लक्षण आ जाते हैं या 11-12 साल की उम्र में यौवन आरंभ स्टार्ट हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है, उस टाइम पे प्रत्येक अंडाशय अल्टरनेट में एक अंडा जो है वो विकसित करता है और अंडे को जो है रिलीज करता है, जिसको हम लोग अंडोत्सर्ग कहते हैं, और वो अंड वाहिनी में या डिंब वाहिनी में पहुंच जाता है। ठीक है, अब इस डिंब वाहिनी में अगर क्या हुआ, इसको उस टाइम पे शुक्राणु नहीं मिले तो उस समय क्या होगा, तो ये जो मांसल भित्ति है, सबसे अंदर वाली आंतरिक भित्ति, ये और साथ साथ में अंडाणु धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, रक्त के रूप में और श्लेष्म के रूप में बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्या बोला जाता है, पीरियड या मेंस्ट्रुएशन बोला जाता है, या जिसको रजोधर्म कहा जाता है। हमने कहा कि जो महिलाओं में सबसे पहला रजोधर्म है उसको हम लोग बोलते हैं क्या बोला जाता है, उसको मिनार्च बोला जाता है। ठीक है, और जो लास्ट वाला होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेनोपॉज। जो मिनार्च है वो कब आता है, लगभग 11 से 14 साल के मध्य में, और जो लास्ट वाला है जो 45 से 50 वर्ष के मध्य में आता है। ठीक है, ये जो रजोधर्म है या मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, ये बताता है कि जो मादा है वो सेक्सुअली परिपक्व है, वो बच्चे को विकास में सक्षम है पूरी तरीके से। ये एक हेल्दी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में भी बताता है साथ साथ में हमको। ठीक है, अब दूसरी घटना, जब क्या हो, अगर निषेचन की प्रक्रिया हो, अर्थात शुक्राणु अंडाणु के साथ क्या हो जाए, सम्मिलित हो जाए, है ना, संलयित हो जाए, है ना, इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, निषेचन की प्रक्रिया। तो जब शुक्राणु और अंडाणु मिल जाते हैं तो निषेचन की प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में युग्मनज बनता है, जाइगोट, जो कि एक कोशिकीय संरचना है, और वो कहाँ पे हुआ, अंडवाहिनी में होता है। तो युग्मनज बनने के बाद अब धीरे धीरे ये युग्मनज आगे की ओर बढ़ता चला जाता है, कहाँ पे, गर्भाशय की ओर, और साथ साथ में ये विभाजित भी होता चला जाता है। जब तक ये गर्भाशय में पहुंचता है, या 8 से 16 कोशिकाओं में विभाजित हो चुकी होती है। अब इसको पोषण प्राप्त करने के लिए क्या करता है, गर्भाशय की दीवार में धस जाता है। इसी धसने की प्रक्रिया को इम्प्लांटेशन कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहा जाता है, अंतरारोपण कहा जाता है। ठीक, अंतरारोपण के बाद ही हम कहते हैं कि महिला क्या है, प्रेग्नेंट है ना, प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई है। ठीक, अब
इम्प्लांटेशन होने के बाद क्या होगा, भ्रूण की कोशिकाएं मादा की कोशिकाओं के साथ समेकित हो जाती हैं, अर्थात मिल जाती हैं और एक संरचना, तश्तरी नुमा संरचना बनाती है जिसको हम प्लेसेंटा कहते हैं या अपरा कहा जाता है। ये वही संरचना है जहां से मादा जो भ्रूण है और मादा का शरीर जो है आपस में पोषक तत्व है ना और वज्य पदार्थों का आदान प्रदान करने का कार्य करते हैं। जैसे ही प्लेसेंटा का निर्माण हो जाएगा, भ्रूण जो है वृद्धि करना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे भ्रूण वृद्धि करेगा तो प्लेसेंटा के साथ ही संरचना उसके नाभि के साथ जुड़ जाती है जिसका नाम है अम्बिलिकल कॉर्ड, है ना। इसी के सहारे सारे न्यूट्रिएंट्स जो है आदान प्रदान होता है। तो इसके बाद भ्रूण और विकसित होता चला जाएगा। पहले महीने में भ्रूण का हृदय जो है वो बन जाता है। उसके बाद दूसरे महीने में उसके पैर यानी कि लिम्स, जितने भी हाथ पैर होंगे वो, और साथ में उंगलियां भी बन जाती हैं। और तृतीय मंथ तक आते आते यानी कि तीसरे मंथ तक आते आते सारी संरचनाएं डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, इसी को ये पूरा जो विकास होने में, पूरा एक शिशु का निर्माण होने में लग जाता है कितना टाइम, 9 महीने, या फिर हम कह सकते हैं 270 से 280 दिन के बीच में भ्रूण जो है पूरी तरीके से परिपक्व हो चुका होता है। और लास्ट में क्या होगा, जो अरेखित जो पेशियां हैं, मध्य दीवार जो है, इसमें क्या होगा, संकुंचन होता है। ये भी हार्मोनल प्रणाली ही है। संकुचित होने के बाद शिशु को बाहर निकाल दिया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रसव कहा जाता है। तो इस तरीके से हमने रिप्रोडक्शन यानी कि जनन की प्रक्रिया का मानव में पूर्ण अध्ययन कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, या आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको लगता है कि आपको बेनिफिट हो रहा है तो इसको आगे भी शेयर करें और लाइक जरूर करें। कमेंट करके बताएं कि आप को ये वीडियो कैसी लगी, और कुछ सुधार की आवश्यकता हो तो वो भी आप कमेंट में जरूर करके लिख कर भेजें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन भी मिलती रहेगी और साथ साथ में अच्छी वीडियो आपके सामने लेकर भी आता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू एवरीवन।